हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। तो हम अध्ययन कर रहे हैं सरकार भाग 4 में। हमारा आज का प्रकरण है कार्यपालिका। हमने पिछले 4 वीडियोज में व्यवस्थापिका का अध्ययन किया और अब हमारा यहाँ पर मुख्य रूप से सरकार का दूसरा जो महत्वपूर्ण अंग है कार्यपालिका, उस पर अध्ययन करेंगे। सरकार के जो जितने भी अंग हैं उनमें सबसे ताकतवर जो अंग है उसे किस नाम से जाना जाता है? कार्यपालिका। और कार्यपालिका जो संघीय कार्यपालिका है उसमें सर्वप्रथम जो कार्यपालिका का प्रधान है जिसे राष्ट्रपति कहते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार देश में एक राष्ट्रपति होगा। देश में क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। स्टार्टिंग से ही बिंदुवार आपको नोटेट करना है रजिस्टर में कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार देश का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। जो देश का राष्ट्रपति है वह देश का प्रथम नागरिक होता है। अब यहाँ पर अनुच्छेद सेकंड चलता है, अनुच्छेद है वो 53। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ का मतलब यह केंद्र है भाई। संघ कह दो चाहे क्या कह दो, केंद्र कह दो। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। निहित होने का मतलब होता है समाई हुई है। तो बेहतरीन बात है यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। अब इन शक्तियों का प्रयोग वह सभा या प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श से करेगा। इसके लिए हमें अभी जानना होगा कि संघ की कार्यपालिका यानी संघीय कार्यपालिका जो है उसका निर्माण किन किन से होता है। तो संघीय कार्यपालिका का निर्माण देखेंगे। देश का राष्ट्रपति नंबर फर्स्ट, यहां पर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महान्यायवादी। भारत का एक और अन्य पदाधिकारी है जिसका नाम है महान्यायवादी। इनसे मिलकर देश की संघीय कार्यपालिका बनती है। प्रश्न आ गया कि संघीय कार्यपालिका किन से मिलकर बनती है? तो संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और इसके बाद में देश का महान्यायवादी। तो यहाँ पर है हमें देखना है जो देश का राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति संसदात्मक शासन प्रणाली होने के कारण कैसा प्रधान है? संवैधानिक प्रधान है। कैसा प्रधान है? संवैधानिक। संवैधानिक प्रधान को हम क्या भी कह सकते हैं? औपचारिक प्रधान। और इसके लिए एक और शब्द उपयोग में लिया जाता है जो लाइन डाली जा रही है, ओब्लिक।
यानी पहले जो लिखा हुआ शब्द है अगला जो है उसका ही पर्याय है। संवैधानिक प्रधान औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान। जैसा कि पहले अपने एक दिन चर्चा कर रहे थे कि भारत में कैसी शासन व्यवस्था संसदात्मक है शासन व्यवस्था जो हमने ब्रिटेन देश से ली है। ब्रिटेन की संसदों की जननी के नाम से जानी जाती है और ब्रिटेन देश से ही दुनिया के अन्य राष्ट्रों में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई। संसदात्मक शासन प्रणाली में शासन की वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। तो राष्ट्रपति कैसा प्रधान है? वो संवैधानिक प्रधान है, इनसे औपचारिक है, यानी नाम मात्र के प्रधान के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब राष्ट्रपति के पास जो भी शक्तियां हैं उनका वो प्रयोग प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कर सकता है, स्वयं नहीं कर सकता। अब हमें यहाँ पर देखना है कि वास्तविक प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो कार्यपालिका का जो वैधानिक प्रधान जो है राष्ट्रपति, उसकी स्थिति ब्रिटेन के सम्राट की तरह है, क्योंकि ब्रिटेन में राष्ट्रपति का पद न होकर सम्राट का पद है। ब्रिटेन के सम्राट में और भारत के राष्ट्रपति में शक्तियों के मामले में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर उनके निर्वाचन से संबंधित है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचित है और ब्रिटेन का सम्राट है वो क्या है? वंशानुगत। तो भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली होने के कारण जो वास्तविक प्रधान है वो कौन है? वास्तविक प्रधान है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक प्रधान है और राष्ट्रपति औपचारिक नाम मात्र या वैधानिक प्रधान है। अब हमें यहाँ पर इस राष्ट्रपति जो का जो पदाधिकारी है उसकी योग्यता देखते हैं। सबसे अहम बिंदु है योग्यता। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए योग्यता में नंबर 1 वह भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक, भारत का नागरिक। ये तो किसी की भी योग्यता देख लो आप, नागरिक होना चाहिए। नंबर 2 बिंदु है, यह अलग है, अभी तक जितनी भी योग्यता आई है उसकी आयु 35 वर्ष। और नंबर 3 पर वह संसद का सदस्य होने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। जैसा कि हमने कल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता के बारे में चर्चा कर ली, उसमें वो सारी योग्यताएं होनी चाहिए। परंतु इसके लिए एक अन्य बात और लिखी गई है, वो संसद के या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए और नहीं वो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के लाभकारी पद पर आसीन होना चाहिए। तो ये साधारण सी बात थी। अब योग्यता के बाद में हमें अगला इसका बिंदु देखते हैं, निर्वाचन। किसका निर्वाचन? देश के राष्ट्रपति का निर्वाचन। निर्वाचन का मतलब है चुनाव। बेहतरीन प्रश्न है। जो निर्वाचन है उसको हम 2 भागों में बांटेंगे। पहला तो इसका निर्वाचन है वो किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष। देखेंगे अंग्रेजी में भी चलता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष को इनडायरेक्ट। अप्रत्यक्ष का मतलब है कोई भी कार्य जिसके संपन्न होने में किसी माध्यम की आवश्यकता हो उसे क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष बोलते हैं। जैसे हम जब अध्ययन कर रहे हैं, अभी हमारी जो कक्षा है उसमें विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने नहीं बैठे हैं, जबकि ये मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से हम आपस में जुड़े हुए। तो ये कौन सी विधि है पढ़ने की? भी हमारी अप्रत्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव किस रूप से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो अप्रत्यक्ष जो इसका चुनाव है वो किसके द्वारा होता है? ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन। और इसका जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन है
वो एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल, आपको याद रखना होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। और इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, दो बातें यहाँ पर लिखेंगे। निर्वाचक मंडल में नंबर 1 पर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य बेहतरीन बात है भाई, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो हैं उनकी संख्या के हिसाब से आप देखें तो देखो 543 तो है लोकसभा में, दोनों सदनों में 543 तो हो गए लोकसभा में, और प्लस 233 हो गए किसमें, राज्यसभा में। यानी ये दोनों के निर्वाचित सदस्य हैं और इनका योग कितना हो गया, देखो 5 तो 7, 700 और 76 हो गए भैया। 776 जो सदस्य है वो क्या है, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं। तो ये किसके चुनाव में भाग लेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन चल रहा है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, जो एक निर्वाचन मंडल द्वारा संपन्न कराया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। और ये इंपॉर्टेंट दूसरा बिंदु है, दूसरे में है 70वें संविधान संशोधन। नहीं, पहले देखो, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एवं, अब यहां पर आएगा 70वां संविधान संशोधन के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभा उसके निर्वाचित सदस्य, जो पूरे देश में सारे एमएलए, यानी एमएलए भाई यहाँ पर आपको याद रखना होगा, ये क्या है, ये एमएलए है और ये ऊपर वाले क्या है, एमपी हैं। एमएलए और एमपी किसका चुनाव करते हैं, देश के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो एमएलए की संख्या 4120 पूरे देश में, तो इनके द्वारा किया जाता है। अब हमें पढ़ना होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले जो संसद के निर्वाचित सदस्य दोनों सदनों के और राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, उनके प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो अब अगला बिंदु यहाँ पर हम बढ़ाते हैं, मत मूल्य किसका, विधानसभा सदस्य का मत मूल्य। तो देखो, विधानसभा सदस्य द्वारा डाला गया जो वोट है, वो उसके द्वारा डाले गए वोट की गिनती एक नहीं होती है। वो क्या होता है, सबसे पहले उस राज्य की क्या होगी, जनसंख्या, और बट्टा क्या होगा, यहाँ पर है विधानसभा सदस्यों की संख्या, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की क्या संख्या, और यहाँ पर है +1 और भाग 1000। तो ये इसका सूत्र है कि एक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य किस प्रकार निकाला जाए, उस राज्य की जनसंख्या बटा उस राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या, और फिर क्या है, 1000 का भाग दो और 1 प्लस करो। इसको हम फॉर एग्जांपल उतार सकते हैं, मिला सकते हैं कि जैसे राजस्थान की जनसंख्या, यानी एक औसत हम बात करें कि अगर राजस्थान की जनसंख्या वर्तमान में 7 करोड़ है, तो ये 7 करोड़ भाग कितना का देंगे, 200 का। 200 का भाग देने का मतलब राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 200। जो भाग में आता है उसको फिर
यानी 1000 का भाग देकर +1 करके निकालेंगे तो राजस्थान के विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य आ जाएगा। अब अगला है संसद सदस्य का मत मूल्य। यह आसान है, बढ़िया बात। यहाँ पर संसद के सदस्य का मत मूल्य निकालने के लिए देश की सभी विधानसभा सदस्यों द्वारा डाले गए मतों की संख्या देखेंगे। राज्यों की विधानसभा सभाओं के विधायकों द्वारा डाले गए मतों की संख्या बट्टा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या वही 776। यानी पूर्व जितने भी राज्य हैं देश के और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनसे प्रत्येक एमएलए के जो वोट हैं उनकी वो वोटों का कुल योग और उसमें भाग देंगे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का, जैसे 776 का भाग देंगे तो एक एमपी का मत मूल्य आएगा। ये भागफल जो आएगा वो सभी एमपीओ के मत मूल्य नहीं आएगा, एक एमपी का मत मूल्य आएगा। तो ये था अपना मत मूल्य। अब देखेंगे निर्वाचन का अगला जो हमारा बिंदु है वो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी चर्चा हम एक दिन सिर्फ चर्चा ही कर चुके हैं। आज थोड़ा तो विस्तार से आपको बता दें कि राष्ट्रपति का चुनाव है वो एक विशेष विधि के द्वारा होता है जिसका नाम होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। तो ये बिंदु हमारा निर्वाचन का ही चल रहा है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है इस निर्वाचन में ही जो हम क्या काम में ले रहे हैं आनुपातिक या समानुपातिक अजय प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये पूरा नाम है इसका मत पद्धति। इसको समझना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी मतदाता है, जो भी हमारे एमएलए और एमपी हैं, वो प्रत्येक उम्मीदवार के नाम के आगे क्या लगाते हैं, एक वरीयता क्रम लगाते हैं। इसे क्या बोलते हैं, वरीयता क्रम। मान लेते हैं राष्ट्रपति पद के चुनाव में 4 उम्मीदवार हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका जो मतपत्र है उस पर अलग अलग व्यक्तियों के नाम है। तो मान लेते हैं कि जो एमएलए है वो किसी अपने पसंद के उम्मीदवार को कौन सी वरीयता देता है, फर्स्ट वरीयता यानी प्रथम वरीयता देता है, और वो दूसरी वरीयता किसी अन्य को देता है, वो तीसरी वरीयता किसी अन्य को देता है, चौथी वरीयता किसी अन्य को देता है। कहने का मतलब मतदान में भाग लेने वाला एमएलए एमपी है वो किसी एक ही सदस्य को वोट नहीं देता है, वह अलग अलग सदस्यों को वरीयता क्रम देता है कि मेरी पहली पसंद ये उम्मीदवार है, मेरी दूसरी पसंद ये उम्मीदवार है, तीसरी पसंद ये उम्मीदवार है, चौथी पसंद मेरी ये उम्मीदवार है। चुनाव के निर्वाचन के पश्चात प्रथम वरीयता जो भी जिस भी व्यक्ति को ज्यादा मिली है उसको जीता हुआ माना जाता है, परंतु इसके लिए भी एक सूत्र काम में लिया जाता है। देखेंगे सूत्र क्या है, सूत्र न्यूनतम कोटा। यह आपको समझना होगा कि भारत में जितने भी चुनाव हैं उनमें जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं
उसको विजेता घोषित किया जाता है। भले ही डाले गए मत जो भी हैं उनका प्रतिशत 20% ही क्यों न हो, 10% वाले को विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो ये यहाँ पर समस्या है, क्योंकि अगर 5 उम्मीदवार किसी चुनाव में यानी चुनाव लड़ रहे हैं और उन 5 ने वोटों को अलग अलग रूप में बांटा, एक उम्मीदवार को 25% वोट मिलने पर ही वो विजय हो गया, तो वो संपूर्ण मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है, क्योंकि उसे मात्र 25% लोगों ने ही मत दिया है। परंतु यहाँ पर भारत में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाली ये जीत का यानी जो नियम है वो बनाया गया। परंतु भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है, विजयी उम्मीदवार को एक न्यूनतम कोटा प्राप्त करना पड़ता है, और इस न्यूनतम कोटे का सूत्र क्या होता है, डाले गए मतों की संख्या। किसने डाले मत, एमएलए और एमपी ने, बट्टा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या। तो यहां पर है +1। कहने का मतलब है, यहां समझना न्यूनतम कोटा इसलिए जरूरी है क्योंकि न्यूनतम कोटा इसलिए बनाया गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर नहीं पहुंच जाए जिसको आधे से अधिक वोट नहीं मिले हो। हम बात कर रहे थे वरीयता की, अगर प्रथम वरीयता से उम्मीदवार विजय घोषित नहीं होता है तो उसे द्वितीय वरीयता के वोटों को जोड़ा जाता है कि कितने लोगों ने उसे द्वितीय वरीयता दी है। इस आधार पर तब तक वो ये क्रम चलता रहता है जब तक उसे क्या नहीं मिलता, न्यूनतम कोटा। और न्यूनतम कोटे के लिए जितने डाले गए वोट है और जितने निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या है उसमें +1 कर दिया जाए। तो कहने का मतलब यहाँ पर कोई भी राष्ट्रपति के पद पर जो निर्वाचित हो रहा है उसको आधे से ज्यादा लोगों का बहुमत प्राप्त होना चाहिए। तो ये था अपने निर्वाचन की विधि, और निर्वाचन के बाद में हम इसके राष्ट्रपति के ऊपर लगाए जाने वाले महाभियोग की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। टॉपिक हमारा थोड़ा बड़ा जरूर है परंतु कार्यपालिका है। हमने पिछले 3 दिन तक लगातार विधायिका पढ़ी, अगर हम 3 दिन और पढ़ेंगे तो कार्यपालिका चलती रहेगी और फिर 2 दिन कम से कम हमारे न्यायपालिका में लग जाएंगे। तो यहाँ पर हमें देखना है महाभियोग। संविधान की सर्वाधिक जटिल यानी प्रणाली जिसका प्रयोग आज तक नहीं हुआ है, फिर भी यह है। देखेंगे महाभियोग क्या है। जैसा कि कल भी इसके ऊपर चर्चा चली थी, संविधान के अनुच्छेद कितने, संविधान के अनुच्छेद 61, संविधान के अनुच्छेद कितने 61, अनुच्छेद 61 के अनुसार कोई भी देश का जो राष्ट्रपति है वह संविधान का उल्लंघन करे तो संसद के दोनों सदनों को, संसद के दोनों सदन कौन कौन से हो गए, लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों को लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में से किसी भी एक सदन में महाभियोग का प्रस्ताव है वो लाया जा सकता है। परंतु महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए 25% उस सदन के 25% सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। 25% सदस्य हैं वो लिखित में हस्ताक्षर युक्त अपना शपथ पत्र देंगे तो 14 दिन के भीतर उस सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग है उस पर विचार किया जाएगा। और उस सदन के कितने सदस्य, वही 2/3 2/3 सदस्य जिसे हम कौन सा बहुमत बोलते हैं, विशेष बहुमत से अगर उस प्रस्ताव को क्या करते हैं वो पारित कर देते हैं। तो वो अगर लोकसभा ने 2/3 बहुमत से
महाभियोग का प्रस्ताव है वो पारित कर दिया तो वो कहाँ पहुंचेगा? राज्यसभा में। राज्यसभा ने प्रथम सदन द्वारा लगाए गए आरोपों की वो जांच करता है और अगर वो सही पाए जाते हैं तो राज्यसभा भी अगर 2/3 बहुमत से उस तो पारित करती है, उस विधेयक को अगर पारित करती है तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना ही पड़ेगा। तो ये था अपना महाभियोग। परंतु महाभियोग की जो प्रणाली है वो काफी जटिल है। ऐसा होना बड़ा मुश्किल काम है कि दोनों सदन है वो 2/3 बहुमत से मतलब 2/3 बहुमत है वो प्राप्त करना बड़ा कठिन काम है। तो ऐसा था हमारे राष्ट्रपति के बारे में, यानी महाभियोग की शक्ति। अब हमें कल सुबह 6:30 बजे, 6:30 बजे से पहले ही मानो 6:30 बजे स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें अपने फेसबुक है और लाइव के माध्यम से आपको बताएंगे। तो जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं वो कल सुबह 6:30 बजे अपने माता पिता को साथ लेकर मेरे साथ है, मेरे विचारों को मैं साझा करूंगा तो वो सुने। स्वास्थ्य से संबंधित अच्छी आदतों के बाद कल फिर 11 बजे अपने इस क्लास के रूप में राष्ट्रपति की शक्तियां। अगला हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा राष्ट्रपति की शक्तियां। तो राष्ट्रपति की शक्तियों के लिए हमें एक मतलब अगले दिन का इंतजार, यानी कल रविवार को भी हमारा चालू रहेगा।